नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री बीपीएससी 67th पीटी के लिए और इवन मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है ये। अभी हमने बिंदुसार तक देख लिया था, वर्ष जो पार्ट 2.3 हमने किया था उसमें बिंदुसार तक हमने देख लिया था। अभी देखते हैं कि बिंदुसार के बाद अशोक जो थे हमारे 272 से लेकर 232 बीसी तक। इसमें अशोक का जो नॉर्मली जो सब लोग जानते भी होंगे, इनका शुरू में विस्तारवादी नीति था। 261 बीसी में 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पे चढ़ाई की थी और उसके बाद इनका धर्म मतलब हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने रिलीजियस एम्बेसडर्स, धार्मिक प्रचारक जो कहते हैं, ये श्रीलंका, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और ग्रीक में भेजे। अब ग्रीक्स में अगर देखें तो सीरिया, इजिप्ट, साइरीन, मैसिडोनिया और अपाइरल, ये सब कंट्रीज़ हैं ग्रीक्स में आते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के टाइम में हुई थी पाटलिपुत्रा में, और जो बुद्धिज़्म का जो विस्तार हुआ काफ़ी ज़्यादा हुआ। और इस समय जो बुद्धिज़्म का विस्तार हुआ वो थेरावाडा बुद्धिज़्म बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा इसको। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। अब जो इस साम्राज्य के जो लास्ट रूलर जो शासक थे बृहद्रथ का जो अंत हुआ था, उनको पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने इनका कत्ल कर दिया था। और अगर मेन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करें मौर्य साम्राज्य में, तो अर्थशास्त्र जानते ही हैं आप लोग, कौटिल्य, अष्टाध्यायी, पाणिनि, मीमांसा एंड वेदांता के कमेंटेटर्स जो थे वो उपवर्ष थे। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। अभी अगर देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य के जो रिमेन्स हैं, जो बचे हुए कुछ साक्ष्य हैं, वो पाटलिपुत्र के दक्षिणी भाग में है। मौर्यन पैलेस, इसको बेसिकली मौर्यन आर्ट हमें पढ़ना भी है मेंस में, उसमें इसका हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एक अशोक के जो पिलर्स होते थे ये इंस्पायर्ड होते थे ईरानियन स्कल्पचर, ईरानी शैली का जो आर्किटेक्चर था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कुछ और अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो मिली हैं, वो यक्षिनी स्टैचू है जो कि दीदारगंज पटना से मिली है। कुछ केव्स की बात कर लें तो सोन भंडार केव्स जो कि राजगीर में हैं, बराबर केव्स जो गया में हैं। इन दोनों केव्स को आजीविका सेक्ट के लोगों को दान कर दिया था मौर्य राजाओं ने, और साथ ही साथ बुद्ध धर्म को मानने वालों को भी दान कर दिया। आजीविका सेक्ट के बारे में उनका जो बेसिक फ़िलॉसफी था वो ये था कि जो होना होगा वो होगा ही, आपके कुछ करने या ना करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो आजीविका सेक्ट वाले कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मतलब उनका फ़िलॉसफी था कि कुछ करने से कुछ चेंज नहीं होगा। आप लोग आजीविका सेक्ट वाला फ़िलॉसफी मत लीजिएगा, ठीक है। अभी अगर तो मौर्य साम्राज्य के बाद पुष्यमित्र शुंग की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं इसमें यही था कि डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्रा पे 185 बीसी में अटैक किया था, और कलिंग के राजा खारवेल जो थे उन्होंने भी पाटलिपुत्र पे अटैक किया था। फर्स्ट बीसी मतलब ईसा से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, ईसा से 100 वर्ष पूर्व के करीब में कलिंग के राजा खारवेल ने अटैक किया था पाटलिपुत्र पे। अब अगर हम देखें कि पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य था तो उन्होंने हिंदू धर्म को प्रश्रय दिया था, और ये ब्राह्मण धर्म था, और ये बुद्धिज़्म के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर थे। इन्होंने मोनास्ट्री, जो बौद्धिज़्म के जो मोनास्ट्रीज़ पे उन पे अटैक करते थे, और उनके जो मॉन्क्स होते हैं, बौद्ध साधु संत होते थे, उनको भी वो लोग मार देते थे पुष्यमित्र शुंग के टाइम में।
अब शुंग साम्राज्य में सबसे लास्ट जो रूलर थे, जो शासक थे, उनका नाम देवभूति था और इनकी हत्या की गई थी 75 BC में, 75 ईसा पूर्व में, उनके सेक्रेटरी वसुदेव के द्वारा। और वसुदेव ने जो लास्ट रूलर थे पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के, उनको ख़त्म करके वसुदेव ने कण्व साम्राज्य का स्थापना किया था। बाद में आंध्र प्रदेश के आंध्रा के सातवाहंस ने कण्व डायनेस्टी पे कब्जा कर लिया था और उनको ख़त्म किया था। अब हम आते हैं कि अब BC की बात हमने काफ़ी कर ली। अब AD एनो डोमिने मतलब कि एक 1st सेंचुरी में कुषाण साम्राज्य ने पाटलिपुत्र पे अटैक किया था और उन्होंने अश्वघोष को वो ले गए थे। उसके बाद 4वीं शताब्दी तक, मतलब 4th सेंचुरी तक बिहार का हिस्ट्री उतना क्लियर नहीं है। उसके बाद अब आते हैं 4th सेंचुरी के बाद 5th सेंचुरी के अराउंड में, मतलब गुप्ता पीरियड का जो स्टार्टिंग हुआ था, ये एक्चुअली कुशानास के मंत्री लोग थे। और गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी से उन्होंने शादी की थी और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था चंद्रगुप्त का, ये 320 AD मतलब 320 ईस्वी में इनका पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ था। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई और इसके बाद समुद्रगुप्त आए। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। समुद्रगुप्त का जो बाहर उन्होंने युद्ध वगैरह किए थे, उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति नाम का एक ग्रंथ है। प्रयाग प्रशस्ति में इसकी चर्चा मिलती है और ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त के जो वंशज थे चंद्रगुप्त II, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी का विवाह वाकाटका डायनेस्टी से किया था। चंद्रगुप्त II का जो साम्राज्य था वो पीक था गुप्ता पीरियड का। उसके बाद ये गुप्ता पीरियड मतलब 375 से लेके 412 AD पे ये पीक था गुप्ता पीरियड का। उसके बाद हुन्स ने अटैक करना चालू कर दिया था, लेकिन हुन्स के अटैक को स्कंदगुप्त का साम्राज्य जब तक था गुप्त राजाओं में, तब तक उन्होंने डिफेंड किया था 456 से लेकर के 76 ईस्वी तक। उसके बाद बुद्धगुप्त के टाइम में ये जो गुप्त साम्राज्य था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया था और 485 ईस्वी तक जो हुन्स थे ये लगभग पूरे सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में अपना पांव पसार चुके थे। बाद में हुन साम्राज्य का एक शासक मिहिर कुल, उसने पाटलिपुत्र पे अटैक किया था। हुन साम्राज्य का शासक मिहिर कुल नाम था, उसने पाटलिपुत्र पे अटैक किया था और उसने हराया था नरसिंहगुप्त बालादित्य को और उसको भगा दिया था बंगाल में। उसके बाद मालवा के जो शासक थे यशोवर्मन, उन्होंने हुन्स से लड़ाई की थी और उसके बाद उन्होंने गुप्त साम्राज्य के शासकों को भी चैलेंज किया था। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक मगध गुप्त राजाओं के द्वारा राज किया गया था। मगध, और जिसमें कि ईस्टर्न यूपी का भी थोड़ा सा पार्ट था और कुछ पार्ट था बिहार का, वो मौखरी डायनेस्टी, मौखरी राजा जो थे वो लोग रूल करते थे। गुप्ता किंगडम जो था, उनका जो टाइप ऑफ जो शासन की प्रणाली थी वो सेंट्रलाइज नहीं थी, जैसा कि मौर्यन रूल बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था। उसके बाद कुछ अगर एमिनेंट स्कॉलर्स की बात करें तो वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये सब गुप्ता रूल में
बहुत इम्पोर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटी थे, प्रसिद्ध लोग थे। और कुमार गुप्त जिनका की कार्यकाल 414 से 455 एडी तक रहा था, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इन्हीं के टाइम में कालिदास ने काफ़ी सारे नाटक लिखे थे। उसके बाद अगर हम देखें कि भागवत ट्रेडिशन जो होता है, भागवत ट्रेडिशन हिंदू धर्म का जो है वो गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इसका उफान हुआ था। और इसी समय में महाबोधि टेम्पल जो बोधगया में है उसका भी निर्माण हुआ था। चंद्रगुप्त II के टाइम में फाहियान जो थे वो ट्रैवलर थे और ये चाइना से आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई सारे एग्ज़ाम से पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, अब गुप्त साम्राज्य के बाद जो भी शासक हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।